morning students. Beta, here is your lecture number 15 for class 11. ठीक है, and please mention date. It's 11. Sorry, it's 1st of May. ठीक है, 1st of May 2020. Understand? So in our previous class, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? We have studied about plasmodesmata. We have studied about structure of cell wall. ठीक है, in case of plants. प्लांट्स की सेल वॉल को हमने पढ़ा, ठीक है ना, और वहाँ पे हमने कंपोजिशन देखी कि एक एल्गी की सेल वॉल की क्या कंपोजिशन होती है, फंजाई की सेल वॉल की क्या कंपोजिशन होती है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ करने के लिए कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है ना, कहाँ पे मिलेगा, सेल वॉल में कहाँ मिलेगा, यू हैव टू फाइंड आउट एंड आंसर मी। ठीक है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड है वो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। और देखो आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज फ्रेगमोप्लास्ट। ये सेल वॉल से ही रिलेटेड है, आपको बहुत ही रेयर बुक्स में मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन देखो एम्स में और जिपमर्स में आते हैं, एम्स और जिपमर में आए हुए हैं। हालांकि अब तो सब कुछ एक ही हो गया है, नीट के अंदर ही जो है एक साथ कर दिया है, बट फिर भी इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तैयार करने हैं अपने आप को, हमें जो है हर तरीके से रेडी रहना, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं इन कंटिन्यूएशन विद सेल वॉल। ठीक है बेटा, देखो होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि सेल वॉल होती है, सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी, हमने मिडल लैमेला पढ़ा और हमने क्या देखा, हमने देखा कि मिडल लैमेला वो पहला पार्ट होता है जो सेल प्लेट से बनता है। मिडल लैमेला इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल विच फॉर्म्स फ्रॉम सेल प्लेट, ठीक है, जो सेल प्लेट से बनता है। लेकिन इस मिडल लैमेला को बनने के लिए, इस सेल वॉल को बनने के लिए आगे देखो क्या हुआ है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, और सेल में सबसे पहले मान लो ये है क्या बनी आपकी पर्टिकुलर सेल प्लेट बनी, और सेल प्लेट से फिर क्या बनता है, दोनों तरफ क्या बन गया आपका जो है मिडल लैमेला बना। मिडल लैमेला से फिर क्या बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है दोनों तरफ, और ये सेल सेपरेट हो जाता है और ये सेल सेपरेट, प्राइमरी से फिर अंदर सेकेंडरी टर्शरी इस तरीके से चीजें बनती रहती है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें पर्टिकुलर सेल प्लेट की, तो सेल प्लेट भी तो किसी ना किसी से बनी होगी, ठीक है, और तभी मिडल लैमेला बना होगा और तभी फिर क्या बनी होगी, सेल वॉल बनी होगी, ठीक है। तो देखो फ्रेगमोप्लास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो क्या बनाए, सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो क्या होता है, हमने पढ़ा सेल, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस और हमने कुछ इस तरीके से गोल्जी बॉडीज बनाई थी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज क्या होती है, मेनली मॉडिफिकेशन का काम करती है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखो गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस बनाती हैं जिनकी जरूरत आगे सेल वॉल बनाने में, सेल प्लेट बनाने में जरूरी होती है, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या किया, कुछ वेसिकल्स बनाए, इस तरीके से क्या बनाए, कुछ वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई केमिकल भरा हुआ, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई केमिकल भरा हुआ। तो गोल्जी बॉडीज ने अपने अंदर से वो केमिकल बना के और पैक कर करके भेज दी, ठीक है। देखो किस तरीके का है, चलो इसको मैं एग्जांपल को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। और ये क्या है, ये वेसिकल्स अब मूव करके जाएंगे, कब, जब सेल डिवीजन होना होगा, ठीक है, और मूव करके कहाँ जाएंगे, जहाँ पे मान लो इस सेल को हमें ऐसे डिवाइड करना है, तो ये वेसिकल जाके ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट इनका बना है, ये जो अरेंजमेंट इसी को तो क्या बोलेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएगी, सेल प्लेट बनाएगी, ठीक है, जिससे फिर मिडल लैमेला बनेगा और फिर क्या बनेगी, दोनों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो वेसिकल्स है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है सेल वॉल या सेल मिडल लैमेला बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, उन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखो हम सभी को पता है कि जो सेल वॉल है वो किससे बनती है, साइटोप्लाज्म का ही प्रोडक्ट होती है। बट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, कौन से, और क्योंकि देखो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट कुछ कौन सा क्वेश्चंस होते हैं दैट वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है, दैट वी हैव टू प्रिपेयर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि देखो ये जो वेसिकल्स बनेंगे ना, इनको यहाँ से यहाँ मूव करवाने का काम
किसका होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का होगा। तो ये तीनों नाम ध्यान में रखने हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। दे प्ले ग्रेट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, वो सेल वॉल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे देखो, एट द टाइम ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, जब सेल वॉल बननी होती है, गोल्जी बॉडीज क्या कर रही हैं, गोल्जी बॉडीज रिलीजेज वेसिकल्स, गोल्जी बॉडीज ने क्या किए, कुछ वेसिकल्स रिलीज किए, फिल्ड विद सेल वॉल मटेरियल्स, जिनमें क्या भरा हुआ है, सेल वॉल बनाने वाला सब्सटेंस भरा हुआ है। दीज वेसिकल्स फिल्ड विद सेल वॉल मटेरियल्स, ठीक है, इनमें क्या भरा हुआ होता है, सेल वॉल मटेरियल भरा हुआ होता है। दीज वेसिकल्स आर नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट, इन्हीं वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या करता है, विच मैनेज टू फॉर्म सेल प्लेट, जो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, और वो क्या बना लेते हैं, सेल प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नीट के अंदर जिपमर के अंदर आया था कि फ्रेगमोप्लास्ट आर द प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल बनाने के लिए सेल प्लेट बनाने के लिए प्रिकर्सर, ठीक है, पहले क्या बनते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, विच अल्टीमेटली फॉर्म सेल वॉल। तो आपसे कोई पूछ ले सेल वॉल का प्रिकर्सर कौन है, सेल प्लेट, और सेल प्लेट का प्रिकर्सर कौन है, फ्रेगमोप्लास्ट। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है ना। अब देखो ये तो बात थी क्या कि सेल वॉल जो है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा बेटा क्या है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। देखो मान लो जैसे मिडल लैमेला क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल है, लेकिन सीमेंटिंग, ये जो सीमेंट है, सीमेंट कहीं ना कहीं बन तो रही होगी, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज है सीमेंट बना रही है, वो सीमेंट है तो बना रही है, लेकिन बना के क्या कर रही है, उनको गट्टों में भर के, गनी बैग्स में भर के, और फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर रही है कि नहीं। और ट्रांसपोर्ट करने वाला क्या है, कोई भी व्हीकल लगा लो आप, ठीक है, कोई ट्रक लगा लो या कुछ भी, कोई भी व्हीकल लगा लो, ठीक है ना। तो देखो जहाँ वो बन रहा है, यानी कि जो सेल वॉल बनाने का जो मटेरियल है, कहाँ बन रहा है, गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। और वो किसमें पैक होके आ रहा है, बोरी के अंदर, कट्टी के अंदर पैक होके आ रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें वो पैक होकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्या है, वो वेसिकल्स है, और उन्हीं वेसिकल्स को जिसमें मिडल लैमेला या सेल वॉल बनाने का सामान भरा हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या बोला हमने, फ्रेगमोप्लास्ट। अब हमने क्या करना है, उसको लेकर आए और उसको पहले अरेंज किया। जब अरेंज किया शुरुआत में, तो वो क्या बना, सेल प्लेट बना, और फिर उससे फिर हमने क्या बना दिया, मिडल लैमेला बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। समझ में आया आपको, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, डायवर्सिटी के अंदर इनको पढ़ेंगे। तो देखो इनके ऊपर जो सेल कोट होती है, ठीक है ना, ऐसे कोई सेल वॉल नहीं मिलेगी, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें बहुत ही पतली सी लेयर मिलेगी, उस पतली सी लेयर को पेलिकल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो सेल कोट ऑफ प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं हम, पेलिकल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एनिमल की सेल कोट, तो हमारी जितने भी एनिमल सेल्स है वहाँ सेल वॉल तो होगी नहीं, तो उसकी जो सेल कोट है, उसकी जो सेल की कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, उसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। समझ में आया, क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ठीक है, ठीक है ना। और ये किससे बनती है, ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बनती है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो देखो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब एक वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजी है दैट यू हैव टू लर्न। देखो हमने पढ़ा कि डिपोजिशन जो है सेल वॉल के अंदर किसकी होती है, लिग्निन की होगी, ठीक है ना, या किसकी होगी, सुब्रिन की होगी, या किसकी होगी, क्यूटिन की होगी, है कि नहीं। फिर मैंने बताया था पीछे में मिनरल्स भी मिलते हैं, बताओ किसमें मिलते हैं मिनरल्स, पीछे का रिवाइज किया तो किसमें मिलते हैं, मैंने कारा बताई थी कैल्शियम, ठीक है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, याद करना है।
तो देखो अगर लिग्निन की डिपोजिशन हो रही है तो उसको बोलते हैं लिग्निफिकेशन, ठीक है, क्या बोलोगे, लिग्निफिकेशन, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और अगर क्या हो रही हो, सुब्रिन की डिपोजिशन हो रही हो, ठीक है ना, तो सुब्राइजेशन, सुब्राइजेशन। ऐसे ही क्यूटिन की हो रही हो, क्यूटिनाइजेशन, क्यूटिनाइजेशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है दैट यू हैव टू रिमेम्बर इन योर माइंड। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है ना, आसान सी ही चीजें हैं, ठीक है। और अगर कोई मिनरल इसके अंदर ऐड हो रहा हो तो ये क्या होगा, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो देखो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अब देखो एक टर्म आती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है, सेलुलर सेल से बाहर, ठीक है, और मैट्रिक्स यानी सेल से बाहर जितना भी मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल विच इज the outermost boundary of the cell which is outside the protoplasm, ठीक है। कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, ठीक है, आउटसाइड दी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो जितनी भी जो है मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जितना भी मटेरियल है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले बेटा एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपके नोट्स में कुछ स्टेन मेंशन किए हैं, दैट इज एक्स्ट्रा डोज। देखो ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेप्टिडोग्लाइकन को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, आप सभी ने पढ़ा है क्रिस्टल वायलेट स्टेन, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टेन के मैंने नाम दिए हैं। जैसे देखो अगर हम बात करें पैक्टिन की स्टेनिंग के लिए तो रुथेनियम रेड नाम की स्ट्रेन यूज करते हैं, लिग्निन के लिए सैफ्रेनिन यूज करते हैं, ठीक है, क्यूटिन के लिए सुडान 3 स्ट्रेन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है, ये जो स्टेनिंग है यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि प्लांट सेल का ईसीएम क्या है, प्लांट सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, तो देखो प्रोटोप्लाज्म से बाहर जो भी है, तो प्रोटोप्लाज्म में हम कहाँ तक कंसीडर कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन तक कंसीडर कर रहे थे। तो उससे बाहर क्या मिलेगा आपको, सेल वॉल मिलेगी, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको, मिडल लैमेला भी मिलेगा, मिडल लैमेला उसके चारों तरफ होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लांट सेल में ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होगा, सेल वॉल प्लस मिडल लैमेला। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमल सेल के अंदर क्या होगा तो वहां क्या बताओगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्क्राइब किया था, क्या, कौन सी लेयर, एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर देखो या तो उसे बोलोगे सेल कोट, ठीक है, या तो सेल कोट कहोगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दैट यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग पॉइंट्स क्या है बेटा, देखो मैं 3 स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। मैं 3 स्टेटमेंट लिख रही हूँ और आपको उनका आंसर देना है, ठीक है। देखते हैं आप कितना कॉम्पिटिटिव वे से पढ़ रही हो। पहला तो है कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है ये, पहला है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, आंसर है क्या होगा, अभी बताओ मुझे, सोच लो। दूसरा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, यहाँ पे हाँ, लेयर ऑफ सेल वॉल, ठीक है, यू हैव टू आंसर दिस। और तीसरा जो है दैट इज डैश इज पार्ट ऑफ सेल वॉल,
अब मुझे ये भर के दिखाओ। देखो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, बट आपको ये आंसर करने आने चाहिए। अब कहोगे तो दिखने में तो सारे एक जैसे ही हैं, एक जैसे नहीं है। देखो ये कहा है आउटर मोस्ट लेकिन सेल की, और वो भी कौन से, प्लांट सेल की। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर, ठीक है ना, कौन सी होगी, कौन सी होगी, शाबाश, तुम्हें पढ़ा है। सबसे बाहर क्या पढ़ा था, कौन सी पढ़ी थी आपने, मैंने सीक्वेंस वाइज इसीलिए पढ़ाया था। कौन सी होती है, मिडल लैमेला। क्या दोगे आंसर, मिडल लैमेला, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, आप क्या आंसर करोगे, ठीक है, आप क्या आंसर करोगे, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, क्या आंसर करोगे, प्राइमरी सेल वॉल। तो देखो आंसर में डिफरेंस आ गया, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दिया आपके आंसर्स बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी लेवल से आपको जो है प्रिपेयर करना है। यहाँ देखो देखने में स्टेटमेंट लगभग एक ही लग रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, सेल वॉल की आउटर लेयर, और यहाँ पूछा है डायरेक्ट पूरे सेल की आउटर लेयर, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि सेल वॉल का हिस्सा क्या है, ठीक है, तो वहां पे देखो हम भरते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आना चाहिए था आपका, ठीक है ना, यहाँ पे मिडल लैमेला, लैमेला इज पार्ट ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल का हिस्सा है ये, अलग से इसको काउंट नहीं करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको सेल वॉल की रेस्पेक्ट में करनी है। अब यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेल वॉल। सेल वॉल को अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से उसमें क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेल मेम्ब्रेन। आज सिर्फ इसका इंट्रो देंगे, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ इसका क्या दे रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं, ठीक। ये देर हो गया, we start with the cell membrane, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा हमें सबसे पहले क्या कवर करना है, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल, ठीक है ना। किसी भी सेल की, मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, और किसी भी सेल की, चाहे प्लांट सेल लगा लो, चाहे एनिमल सेल लगा लो, चाहे आपका बैक्टीरियल सेल लगा लो, ठीक है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल की जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ठीक है। क्योंकि देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी मिलेगा आपको एवरीथिंग इज डेड, ठीक है, हर चीज क्या मिलेगी, डेड मिलेगी। तो देखो ये कैसी बाउंड्री होती है, लिविंग होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखो हमने प्रोटोप्लाज्म किसको कंसीडर किया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा था, इसके भी हमने 3 हिस्से किए थे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किया था, इसके बाद इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, ठीक है, और एक इसमें ड्यूटोप्लाज्म पढ़ा था, है कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा आ गया, इसमें ये वाला साइटोसेल आ गया, और इसके साथ साथ फिर हमने यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी पढ़े थे, ठीक है। इसमें लिविंग सब्सटेंसेस में हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, है कि नहीं। तो प्रोटोप्लाज्म की सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। इसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं जो आपके क्वेश्चन को बदल देते, उसका आंसर बदल देते। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था इस बार आपके एमसीक्यूज में, आपको जब मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है ना, आपका जो होमवर्क मैंने दिया था, असाइनमेंट दिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था, क्वेश्चन था कि लिविंग सब्सटेंस के बारे में किसने बताया था, बच्चों ने क्या लगा दिया, लिविंग सेल लगा दिया, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सेल, है ना। तो ये गलती मत करना, हमने लिविंग सब्सटेंस यानी प्रोटोप्लाज्म पूछा था, वहाँ आंसर क्वालिटी आता, बट आप लोगों ने क्या लगाया, ह्यूमन हुक लगा दिया, ठीक है। तो यही छोटी छोटी गलतियां बच्चे क्या करते हैं, पेपर में करते हैं, यू हैव टू अवॉइड, ठीक है ना। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म की, सेल की ना पूछ के प्रोटोप्लाज्म की पूछी जाए, तो आंसर क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो बेटा अगर हम बात करें टर्म प्रोटोप्लाज्म, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, पूछ ली जाए तो बहुत बढ़िया, ना पूछी
पूछी जाए तो भी कोई नहीं, ऐसा नहीं है क्रैम करना है, जस्ट 3-4 बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि एमसीक्यू में ही तो करना है आपको, ठीक है। तो नोजल क्रैमर, ठीक है, नाम याद रखना। नेक्स्ट इज प्लाज्मेलेमा। देखो सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, या इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मेलेमा, ठीक है ना, प्लाज्मेलेमा। देखो लीमा वर्ड हो गया किसके लिए, लेयर के लिए, प्लाज्म वर्ड किसके लिए हो गया, साइटोप्लाज्म के लिए या प्रोटोप्लाज्म के लिए, तो इसीलिए ठीक है ना, क्या बोल देते हैं हम इसको, प्लाज्मेलेमा भी बोलते हैं। टर्म प्लाज्मेलेमा पर सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था, J.Q. प्लॉव ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम इसकी डिस्कवरी में पढ़ेंगे, बट इसको रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन ही कहा था, ठीक है ना, आगे समझ में। अच्छा अब देखो जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, क्योंकि बेटा देखो जब भी हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते तो नहीं दिखाई देगी, बहुत ही पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहां बेटा आपको क्या दिखाई देंगी, 3 लेयर्स दिखाई देंगी। किस टाइप की 3 लेयर दिखाई देंगी, देखो आपको लेयर कुछ इस टाइप की दिखाई देंगी। एक तो लेयर आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, दूसरी लेयर ऐसे, ठीक है, मतलब कहने का ऐसे लेयर नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है, आपको लेयर नहीं दिखेंगी, बट ये होल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा आपको, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन, ठीक है ना। कैसे रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डेंसली अटैच्ड होंगे, ठीक है। बीच वाले लेयर में ट्रांसलूसेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, लेयर यहाँ पे ट्रांसलूसेंट होंगे, बिखरे हुए होंगे, थोड़े बहुत होंगे, ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट होंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना, ट्रांसलूसेंट होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, इसकी, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का होगा कि आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो बाहर की जो 2 लेयर है ये क्यों हो गई, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की लेयर, फिर लिपिड की लेयर, फिर प्रोटीन की लेयर, ठीक है, हम पढ़ेंगे डिटेल से करेंगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, किस तरह का है, ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन डेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसलूसेंट और इलेक्ट्रॉन डेंस, ठीक है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। वहाँ हमें ऐसी इमेज नहीं दिखती, वहाँ पे हमें इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की, ठीक है। इसीलिए इसको ट्राई लैमिलर सिस्टम भी बोलते हैं, ट्राई लैमिलर, ट्राई मतलब 3, लैमिलर मतलब लेयर, ठीक है, तो ट्राई लैमिलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोला है, एक यूनिट मेम्ब्रेन, एक यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन। आगे इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो इसका नेचर क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। देखो अब तक आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, वो हम छोटे लेवल पे पढ़ा देते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो सेमी परमिएबल जिसकी मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो सेमी परमिएबल में सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सेल को जिंदा रहने के लिए सोल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की जरूरत होती है, सोल्यूट भी एक जगह से बाहर अंदर बाहर आते जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर की, जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्या मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल का, देखो परमिएबिलिटी एक बार फिर से आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो अच्छे से कर लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मान लो ये आपकी कोई मेम्ब्रेन है, तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, कैसी भी मेम्ब्रेन लगा लो, अगर इस मेम्ब्रेन में से सब कुछ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर इसमें से पास हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज अलाउड टू पास, ठीक है, सब कुछ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली परमिएबल, ठीक है, क्या बोलोगे, कंप्लीटली परमिएबल, ठीक है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पास हो रहा है, ना अंदर से बाहर जा रहा है, ना बाहर से अंदर कुछ भी जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल, ठीक
है। परमिएबल वर्ड परमिट करने के लिए होता है, इम्परमिएबल, क्लियर। लेकिन अब क्या है कि आने जाने के लिए सोल्यूट तो सोलवेंट तो अलाउड है, लिक्विड तो अलाउड है, ठीक है, लेकिन सोल्यूट अलाउड है, ठीक है। सोल्यूट यहाँ से अंदर बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ सोलवेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है या किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल, ठीक है। और तीसरी टाइप, फोर्थ टाइप क्या होती है कि सोल्यूट सोलवेंट दोनों अलाउड है, लेकिन सिलेक्टिव सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है ना, अलाउड हो पास करने के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर सोलवेंट जो है वो जो है जा सकता है, पास कर सकता है मेम्ब्रेन को, और एक पर्टिकुलर सोल्यूट पास कर सकता है, ठीक है ना। तो जब एक सिलेक्टिव फॉर्म में कि एक पर्टिकुलर चीज ही सेल को अंदर बाहर भेजेगी, उसी को क्या कहते हैं हम, सिलेक्टिव बिहेवियर। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओनली सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेस आर अलाउड टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इसको मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ऑस्मोटिक बैरियर क्रिएट कर रही है। ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब क्या होता है कि देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो देखो वहां पे अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोटिक बिहेवियर क्रिएट कर रही है, बैरियर क्रिएट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज अलाउड टू पास द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये लिविंग सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डेड सेल में ये डेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इट इज जो है इट इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल, हर लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी, ठीक है। क्वासी फ्लूइड प्लायेबल फिल्म, क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है, देखो आपकी मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, किसी कपड़े की तरह नहीं है, ठीक है ना, किसी सॉलिड मतलब सॉलिड नहीं है, ठीक है, ना ही ये लिक्विड है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, गैस तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो फ्लूइड है क्वासी फ्लूइड, सेमी सॉलिड जिसे आप बोल रहे हैं, एक जेल लाइक है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका बिहेवियर कैसा है, ये क्वासी फ्लूइड बिहेवियर है, ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड, प्लायेबल है, ठीक है ना, और बहुत ही पतली सी थिन सी मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा नॉट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर नहीं है, स्थिर का मतलब देखो किस रेस्पेक्ट में, देखो ये आराम अपने आप कंटिन्यूअसली बन भी रही है, टूट भी रही है, ठीक है ना, कहीं से खराब हो गई तो अपने आप रेनोवेट भी हो रही है। यानी एक ऐसी चीज जो लिविंग चीज है, जो ग्रो भी कर रही है, ठीक है ना, स्प्लिट भी हो रही है, टूट भी रही है, रिपेयर भी हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये कैसी है, स्टैटिक बिहेवियर है इसका, समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इट इज नॉट स्टैटिक, बीइंग कंटिन्यूअसली रिन्यूड, एक्सटेंडेड, इंक्रीज कर रही है, कर सकती है, ठीक है, रिमूव आसानी से, जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो रिमूव हो सकता है, और फोल्डेड आसानी से ये फोल्डिंग्स भी शो करती है। माइक्रोविलाई देखा है ना आपने, स्ट्रक्चर बनाया था वहाँ पे एनिमल सेल का, तो वहाँ माइक्रोविलाई कहा था, ठीक है। थिकनेस की जहाँ तक बात है 75 एंगस्ट्रॉम होता है अप्रोक्सीमेटली, जिसको आप 7.5 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देती। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल से कंपेयर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। देखो हम सब घरों में रहते हैं, ठीक है, और घरों की क्या है, अपनी एक वॉल है। मान लो हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं और आप किसी दिन सोकर उठे, ठीक है, और आपने क्या देखा कि सारी की सारी सभी घरों की दीवारें क्या हो गई, खत्म, ठीक है। नाउ एवरी पर्सन, एवरी फैमिली इज एक्सपोज्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो रिक्वायरमेंट की बात है तो ये सेल को एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे देखो एक अलग सा माहौल दे रहा है जिसमें वो अपना काम अलग से कर सकती है, ठीक है ना। एक अलग सा माहौल का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जो बाहर के एनवायरनमेंट से थोड़ा सा सेपरेट है,
मान लो जैसे मैं बात कर रही थी, आपके आसपास की दीवारें, घर की दीवारें अगर टूट जाएं और एवरीथिंग प्लेन हो जाए, तो क्या एक घर में दूसरे घर में या बाहर के एनवायरनमेंट में या अंदर के एनवायरनमेंट में कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आप अपना रिस्पेक्टिव काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है, जैसे अंदर सर्दी वैसे ही बाहर, ठीक है, जैसे बाहर गर्मी वैसी, मतलब अंदर बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर का एनवायरनमेंट अलग है, बाहर का एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज दी एसेंशियलनेस ऑफ ए मेम्ब्रेन, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रोटोप्लास्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। ठीक है, ये एक ऑर्डर लाइन जो है उसको क्रिएट करता है जो डिसऑर्डर्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देंगे आप, ये डिस्टिंक्ट केमिकल और फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स को, और इसके साथ साथ जो एंजाइमेटिक सिस्टम है मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए, उनको सेपरेट कर रहा है। क्या कहा मैंने वही सारी बातें 4 वर्ड्स में बोल दी। ठीक है ना? क्या 4 लाइन में बोल दी? क्या पहला क्या कहा, एक सेपरेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? बाहर का जो डिसऑर्डर्ड एनवायरनमेंट है और अंदर का जो ऑर्डर्ड एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करके रख रहा है। और देखो ऐसी बात नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के चारों तरफ ही हम कंसीडर करते हैं, हमारे ऑर्गेनल्स की भी तो मेम्ब्रेन है, हमारे घरों में भी अंदर की दीवारें हैं। ठीक है, जो अलग अलग कमरे को अलग कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल के अंदर एक अलग सा काम हो रहा है कि नहीं? हमने क्या किया, मान लो ये सेल लिया और सेल में हमने इस तरीके से गोल्जी बॉडीज बनाई, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, हमने प्लास्टिड बनाया, तो इन सब की अपनी मेम्ब्रेन है या नहीं है? और इनके अंदर भी अपना रिस्पेक्टिव काम हो रहा। घर के अंदर कमरे हैं, कमरों की दीवारें हैं, और उन दीवारों से हर कमरे का एनवायरनमेंट अलग है कि नहीं? एक स्टडी रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है, और एक क्या है आपका ड्राइंग रूम है कि नहीं? एनवायरनमेंट बदला कि नहीं? और इस पूरे घर का एनवायरनमेंट अलग है और बाहर का एनवायरनमेंट अलग है। किसकी वजह से? मेन वॉल की वजह से। तो वॉल, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है। ठीक है, आगे टर्म हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो अपने एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दैट इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है, उतनी भी ज़्यादा आप जो है अपने जो है जो भी आपने एम डिसाइड किया उसकी तरफ आप वो करेंगे। Try to solve more and more questions, at least 30 to 40, 50 questions per day. ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो, तीनों सब्जेक्ट्स। ठीक है, then only you can crack. ठीक है, that's all for today. Thank you.